गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उनका स्वागत है। और हम जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर शक्ति सत्ता वैधता के बारे में चर्चा करें, जिसमें हमारा जो शक्ति से संबंधित जो अवधारणा है वो चल रही थी। और शक्ति के अंतर्गत हमने शक्ति के पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त की, शक्ति का अर्थ क्या है, शक्ति प्रभाव और बल में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर शक्ति के जो प्रकार या रूप है उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हमारा अगला टॉपिक जो चल रहा है हमारा शक्ति की संरचना या शक्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। हमने 4 सिद्धांतों के अंतर्गत चर्चा की थी कि इसमें शक्ति के आधार पे एक शक्ति संपन्न समूह होता है समाज के अंदर, एक होता है शक्तिहीन जिसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती। इस प्रकार से समाज के अंदर 4 समूह पाए जाते हैं जिसमें 4 वर्ग बनते हैं। 4 वर्ग के अंदर 4 सिद्धांत, ये 4 वर्ग ही क्या कहलाते हैं, 4 सिद्धांत कहलाते हैं। और 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं शक्ति के? हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत पढ़ा था हमने जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत हमारे संपन्न हो गए थे। कौन कौन से? वर्ग प्रभुत्व का पहला सिद्धांत 4 है, 4 समूह के आधार पर 4 सिद्धांत बनते हैं, जिसमें से हमारा ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये संपन्न हो गया था। दूसरा भी जो हमारा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग प्रभुत्व का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये भी संपन्न हो गया था। आज हमारा चलेगा तीसरा जो शक्ति का सिद्धांत है, तीसरा वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि नारीवादी सिद्धांत क्या है। तो देखिए वर्ग प्रभुत्व के अंदर भी 2 वर्ग, इसमें धन के आधार पे 2 वर्ग बनाए थे। इसमें किसके आधार पर? धन के आधार पे, धन संपदा, इसके अंदर विशिष्ट वर्ग में भी 2 वर्ग बनाए। कौन कौन से वर्ग बनाए थे इसके अंदर? विशिष्ट वर्ग के अंदर इसमें योग्यता, क्षमता, कुशलता आदि के आधार पे कितने वर्ग बनाए थे? इसमें 2 वर्ग बनाए। 2 कौन कौन से हैं? वर्ग प्रभुत्व में तो 2 वर्ग थे। एक तो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग जिसको हम बुजुर्गाकृत वर्ग कहते हैं। दूसरा था श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। इस प्रकार से इसमें तो 2 वर्ग। इसी प्रकार से विशिष्ट वर्ग में भी 2, योग्यता और कुशलता की, इसमें धन के आधार पे नहीं, वर्ग और कुशलता, योग्यता व कुशलता के आधार पे 2 वर्ग बनाए थे। एक वर्ग था विशिष्ट वर्ग और दूसरा वर्ग था जो सामान्य वर्ग। अब अपन चर्चा करेंगे नारीवादी सिद्धांत की। इसमें भी एक के पास में शक्ति होती है और एक के पास में शक्तिहीन होता है, कोई संपत्ति, कोई शक्ति नहीं होती है। तो इसके अंदर सिद्धांतों का आधार है, 2 वर्ग बनाए गए। इसके अंदर भी 2 हैं। 2 किस किस के आधार पे? लैंगिक आधार पे, लिंग के आधार पे। लिंग के अंदर स्त्री और पुरुष। इसके अंदर एक शक्ति संपन्न जो वर्ग लैंगिक, लैंगिक का मतलब लिंग के आधार पे। लिंग के अंतर्गत जो शक्ति संपन्न वर्ग है, शक्ति संपन्न वर्ग जिसको माना गया है वो है पुरुष वर्ग। पुरुष वर्ग हमेशा शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर करता है? स्त्री पे। और दूसरा है शक्तिहीन वर्ग जिसको माना गया है वो है स्त्री या महिला। इस प्रकार से इसके अंदर भी 2 वर्ग, एक पुरुषों का वर्ग हो गया और एक स्त्रियों का वर्ग हो गया, महिलाओं का वर्ग हो गया। तो इसके अंतर्गत सहदेव ये अपनी शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर करता है या इसको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है? किसके ऊपर? स्त्री को या महिला के ऊपर। तो नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार। तो इस सिद्धांत इसमें लिख सकते हैं, इस सिद्धांत का मानना है कि इस सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार, कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार, शक्ति के विभाजन किसके? शक्ति के विभाजन का आधार क्या है भाई? शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। क्या है? शक्ति के विभाजन का आधार क्या है? लैंगिक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लैंगिक है। लिंग के आधार पे इसने जो शक्ति का विभाजन किया है कि इस सिद्धांत के अनुसार समाज में जो शक्ति का विभाजन का आधार क्या है? लैंगिक है।
समाज में सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, इसमें जिसमें एक वर्ग किसके पास में है, सारी की सारी शक्ति किसके पास में है, पुरुष वर्ग। तो ये हो गया एक वर्ग, तो हो गया पुरुष वर्ग। और जो शक्तिहीन है वो है स्त्री वर्ग या महिला वर्ग, इसको आप महिला वर्ग भी कह सकते हो, महिला या स्त्री वर्ग। तो इस प्रकार से नारीवादी सिद्धांतियों का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार क्या है, लैंगिक है। समाज में सारी शक्ति किसके अंदर है, पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर देखो, इसी आधार पर समाज में दो वर्ग हो गए, एक पुरुष और एक स्त्री। शक्ति संपन्न हो गया पुरुष, और जो शक्ति इंजन के जो शक्ति संपन्न है जो पुरुष वर्ग है वो अपनी शक्ति का प्रयोग किन के ऊपर करता है, महिला या स्त्रियों के ऊपर करता है। तो इसी आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन भी प्रारंभ हुए। कहां पर, यूरोप के अंदर। इसी कारण से यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन भी हुए। भारत में नहीं हुए, यूरोप में हुए, क्योंकि भारत के अंदर तो वैसे ही स्त्री की पूजा करते आ रहे हैं शुरू से ही, कि इसके लिए तो हम भारत में तो ये कहा गया है कि जहाँ जिस घर के अंदर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास करता है। तो इसलिए नारियों को तो यहाँ से शुरू से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के प्राचीन भारत से ही नारियों को पूजा जाता है, स्त्रियों को पूजा जाता है। तो यहाँ तो नारियों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूरोप के अंदर जरूर वहाँ पे नारी मुक्ति आंदोलन हुए, क्योंकि ये इनके नियंत्रण से मुक्त होने के लिए, किनके, क्योंकि ये अपनी शक्ति का प्रयोग कौन, पुरुष वर्ग शक्ति का प्रयोग करता है नारी वर्ग के ऊपर। इस कारण से यहाँ पर भी दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं। तो यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए। वहां पर महिलाओं को, वहां पर क्या है, महिलाओं को मताधिकार एवं बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, देखो यहाँ पर कहाँ पर, यूरोप के अंदर अपना मताधिकार का और पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को काफी लंबे समय तक क्या है, आंदोलन करने पड़े। कहाँ पर, यूरोप के अंदर। जबकि भारत का समाज क्या है, आदर्श समाज है। भारत के अंदर तो ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है नारी मुक्ति आंदोलन कि क्योंकि भारत का तो आदर्श समाज में नारी को वैसे उच्च स्थान प्राप्त है। बाहर नारी को तो वैसे ही उच्च स्थान प्रदान किया गया है। और कहा गया है यहाँ के समाज के अंदर क्या कहा गया है, भारत के समाज के अंदर स्त्रियों को किस दृष्टि से देखा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। कि भारत के आदर्श समाज के अंदर किस बात का जिक्र किया गया है, जहां नारी की पूजा होती है, क्या होती है, जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। कि जिस घर के अंदर नारी की पूजा होगी वहां देवताओं का निवास या देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार से तो नारीवादी जो ये सिद्धांत है, इस प्रकार से नारीवादी सिद्धांत के अंदर भी जो वर्ग विभाजन है, दो वर्ग पाए जाते हैं। एक शक्तिशाली वर्ग पुरुष है, शक्तिहीन वर्ग महिला है। भारत के अंदर आदर्श समाज, इसलिए भारत में इसलिए शक्तिहीन वर्ग को किसी प्रकार, जो महिला है इसको किसी प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि इस प्रकार की जो नारी मुक्ति आंदोलन यूरोप में होते, यूरोप के अंदर महिलाओं ने पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त करने के लिए, मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए हैं। तो यह हो गया नारीवादी सिद्धांत कि नारियां भी पुरुषों के बराबर शक्ति संपन्न बनने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में भी जो दो वर्ग बने, उन दो वर्गों का आधार क्या है, लैंगिक, लिंग के आधार पर दो वर्ग बनाए गए, एक पुरुष वर्ग, एक दूसरा महिला वर्ग। पुरुष वर्ग शक्ति संपन्न वर्ग है और महिला वर्ग शक्तिहीन वर्ग माना गया है। अब आता है अपना अंतिम और चौथा जो सिद्धांत है वो है बहुलवादी सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांतों में अंतिम जो सिद्धांत है वो है नारीवादी सिद्धांत के बाद में वो है बहुलवादी सिद्धांत। चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत। अब इसमें शक्ति की तो क्योंकि अपन शक्ति का मेन टॉपिक है, शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुलवादी का साधारण शब्दों में अर्थ निकल रहा है कि जो शक्ति है वो किसी एक वर्ग में न होकर के बहुत सारे वर्गों के अंदर है। ये शक्ति संपन्न बहुत सारे वर्ग है, सभी वर्गों के अंदर शक्ति फैली हुई है। तो इसलिए बहुलवादी ये शक्ति का स्रोत केवल एक वर्ग में नहीं मान करके या दो वर्गों में नहीं मान करके ये बहुत सभी वर्गों के अंदर शक्ति संपन्न मानते हैं, सभी वर्गों को। तो बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के, बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति, समाज में सारी शक्ति, जो समाज के अंदर जो भी शक्ति है, सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर, सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर, किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर, समाज न होकर समाज के समूहों, समाज के विभिन्न समूहों को, एक समूह नहीं बहुत से समूह, समाज के समूहों में बटी होती है। समाज के सभी समूहों में शक्ति का वितरण होता है, समाज के सभी समूहों में शक्ति बटी हुई होती है। ऐसा कौन मानता है? बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर समाज के विभिन्न समूहों में शक्तियां बटी होती हैं और समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। उपयुक्त तीनों सिद्धांत, जो शक्ति संपन्न है वो शक्तिहीन का शोषण कर रहा है ऐसा मानते, परंतु ये शोषण को स्वीकार नहीं करता है। कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। तो समाज में शोषणकारी, अतः इस प्रकार क्या है? समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार से समाज के अंदर क्या है? शोषणकारी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई शोषणकारी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है। जबकि उपयुक्त तीनों सिद्धांतों के अंदर पहले वर्ग प्रभुत्व के अंदर पूंजीपति लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं। दूसरा सिद्धांत विशिष्ट वर्ग, विशेष जो वर्ग है जो सामान्य वर्ग का शोषण करता है। तीसरे में नारीवादी सिद्धांत है, उसके अंदर कहता है कि जो पुरुष वर्ग है वो नारी का शोषण करता है, परंतु इसमें किसी प्रकार के शोषण की बात नहीं की गई है, क्योंकि इसके अंदर शक्ति किसी एक वर्ग में न होकर के समाज के सभी समूहों में शक्ति बटी होती है। इस कारण से जो बहुलवादी ये मानते हैं कि जो शक्ति है वो शोषणकारी व्यवस्था नहीं है, कि शक्ति सबके अंदर बंटने के कारण समाज में किसी प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। भारतीय अवधारणा का भी मानना है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है, तो भारतीय समाज जो यहाँ पर शोषणकारी व्यवस्था, भारतीय अवधारणा, जो भारत की जो अवधारणा है उसका मानना है कि शक्तिशाली होने का अर्थ, भारतीय अवधारणा का मानना है कि भारतीय अवधारणा का मानना है कि, क्या मानना है? जो भारतीय अवधारणा है ना शक्ति के बारे में, उनका क्या मानना है? भारतीय अवधारणा का मानना है कि शक्तिशाली होने का अर्थ, शक्तिशाली होने का अर्थ, भारतीय अवधारणा में देखो शक्तिशाली होने का क्या अर्थ बताया गया है? क्या अर्थ बताया गया है भाई? सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना, सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। ये किसका मानना है भाई? भारतीयों जो विचारक जो शक्ति के बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं उन सब ने ये माना है कि यहाँ पर जो शक्तिशाली है उसका अर्थ ये है कि वो खुद दूसरे का शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि जो शक्ति संपन्न है वो क्या करता है? सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाना। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाना, अर्थात शक्तिहीन को
शक्ति संपन्न बनाना। ये भारतीयों के हमेशा से, भारतीयों की क्या परंपरा है, ये भारतीयों के क्या विचार है। भारतीयों के विचार ये है कि यहाँ पे जो शक्तिशाली है वो किसी दूसरे का शोषण नहीं करता है, यहाँ पे शोषणकारी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो जो शक्तिशाली जो वर्ग है, जो शक्ति संपन्न जो समूह है या व्यक्ति है, वो क्या करता है, यदि शक्तिशाली है तो वो हमेशा उसकी एक ही बात होती है कि वो सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, न कि किसी के शोषण के लिए। इसको हम ये इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाना, जो शक्तिहीन है जिसमें शक्ति नहीं है उसके अंदर शक्ति डालना, ये भारतीय अवधारणा है, भारतीय चिंतकों का मानना है। यहाँ पर शक्ति का पर्याय ये लिया गया है कि जो शक्तिशाली नहीं है उसको शक्ति संपन्न बनाना। तो इस प्रकार से हमने शक्ति के बारे में ये विभिन्न जो 4 सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं दोबारा अपन चर्चा कर लेते हैं कि शक्ति के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। कि देखो, वर्ग प्रभुत्व, इसके अंदर पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। चारों सिद्धांतों को अपने को ध्यान में रखना है। इनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इन्होंने जो शक्ति को जो शक्ति संपन्न और शक्तिहीन के आधार पर बांटा है कि समाज के अंदर शक्ति किन के मध्य है और किन के मध्य नहीं है, शक्ति संपन्न और शक्तिहीन। तो इसके अंदर ये कहता है धन संपत्ति के आधार पर इसने शक्ति का के आधार पर समाज के अंदर जो वर्ग बनाए। धन एक तो जिसके पास में शक्ति संपन्न तो वो है जो जिसके पास रुपया पैसा है, कहने का ना पूंजीपति वर्ग। जो शक्तिहीन है वो कौन सा वर्ग है, श्रमिक वर्ग, जिसके पास में धन संपत्ति नहीं। तो इसने समाज के अंदर जो वितरण किया है वो है धन संपदा के आधार पे। जो वितरण का आधार है वो क्या है, इसने जो वो कैसा किया है, धन संपदा। इसने जो समाज के अंदर 2 वर्ग बताए वो योग्यता, क्षमता और कुशलता के आधार पे 2 वर्गों का इसने बात कही है। कौन से, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, पेरेटो, मिचेल्स और मॉस्का। उन्होंने तीनों ने अपनी किताबों के अंदर भी अपना इस सिद्धांत का जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि समाज के अंदर एक योग्यता, क्षमता और कुशलता के आधार पे एक वर्ग होता है, वो होता है विशिष्ट वर्ग। जिसके अंदर विशेष योग्यता, क्षमता और कुशलता नहीं होती है वो होता है सामान्य वर्ग। हमेशा से विशिष्ट वर्ग सामान्य वर्ग का शोषण करता है। ये बात कौन कहता है, विशिष्ट वर्ग भी कहता है। यही बात विशिष्ट जो प्रभुत्व का सिद्धांत भी कहता है। क्या कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत भी शोषणकारी नीति को स्वीकार करता है। पैसे वाला व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण करता है। ये भी विशिष्ट वर्ग भी यही बात कहता है, जिसमें विशेष योग्यता है जो वो वर्ग हमेशा सामान्य वर्ग का शोषण करता है। तीसरा है नारीवादी सिद्धांत। इसके अंदर वर्ग विभाजन का आधार लिंग को माना है, लैंगिक को। इसमें शक्ति संपन्न वर्ग किसको माना है, पुरुष को। पुरुष हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर करता है, स्त्रियों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर। तो इस आधार पे हमेशा से व्यक्ति ने क्या किया है, नारीवादी सिद्धांत का ये मानना है कि भाई व्यक्ति ने क्या किया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, कहने का उनका शोषण किया है। तो ये भी शोषणकारी नीति को स्वीकार करता है। परंतु जो चौथा सिद्धांत हम अभी चर्चा कर रहे थे, बहुलवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के, वो तो एक वर्ग में मानते हैं। कौन, सारी शक्ति को जमा उड़क, तीनों उपयुक्त सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत, तीनों के तीनों सिद्धांत कि एक वर्ग के हाथ में सारी शक्ति है, दूसरा वर्ग शक्तिहीन है, ये तीनों सिद्धांत मानते हैं। परंतु बहुलवादी सिद्धांत ऐसा नहीं मानता है। ये तो कहता है सारी की सारी शक्ति समाज के विभिन्न वर्गों में बटी हुई है और सारे के सारे वर्ग शक्ति संपन्न हैं। इस कारण से समाज के अंदर शोषणकारी व्यवस्था नहीं है। क्या है, समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई शोषणकारी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है। ऐसा कौन मानता है, बहुलवादी सिद्धांत। और इस बहुलवादी धारणा को लेकर के भारतीय अवधारणा भी प्रचलित है। इसके अंदर भी यही बात कहा गया है कि हमारे यहाँ पर शोषण की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। भारतीय अवधारणा के अंदर, शक्ति की अवधारणा के अंदर यहाँ पे तो ये बात बताई गई है। भारतीय अवधारणा में तो ये माना गया है, शक्ति की अवधारणा में भारतीयों के अनुसार, कि जो शक्तिशाली जो व्यक्ति है, शक्तिशाली जो वर्ग है, शक्तिशाली जो समूह है, वो उस शक्ति का प्रयोग शोषण के लिए नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए उस शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो समाज के अंदर शक्तिहीन, जिनके अंदर शक्ति नहीं है, उनको शक्ति संपन्न बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उस शक्ति को किन भारतीय अवधारणा के अनुसार शक्ति के संदर्भ में विचार रखे गए हैं। इस प्रकार से हमने शक्ति का हमारा जो संपन्न हुआ, जो शक्ति की अवधारणा का टोटल जो अध्याय है
शक्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो टोटल संपन्न हो गए, जिसमें शक्ति की हम पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं कि कौन कौन विद्वानों ने शक्ति के संबंध में बातें कही हैं, और फिर शक्ति का अर्थ पढ़ा हमने। फिर हमने शक्ति के अर्थ के बाद में जो बल, प्रभाव और शक्ति में क्या अंतर है इसके बारे में, फिर शक्ति के विभिन्न जो 3 प्रकार है उनके बारे में चर्चा की, फिर शक्ति के जो सिद्धांत है इनके बारे में हमने चर्चा की। अब हमारा अगला टॉपिक चलेगा सत्ता। तो सत्ता के टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।